Yes, कौन सा में? 24. एक मिनट। ट्वेंटी फोर। So इसका B. 24 है क्या? रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई आर। ठीक है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन बाय। Sir A बन गया, B नहीं बन गया। अब बोल रहा है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कुलर का क्या आता है? बोलो। सर लेकिन उससे कैसे बनेगा? ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस पता नहीं है, लेंथ जो है 2 पाई आर है। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 पाई आर, यानी कि जो रेडियस है वो आर के बराबर है। करंट इसमें आई बार है तो सेंटर पे कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सर ये तो पता, लेकिन जो A में आया उसको उससे कैसे बनेगा? ए में आया उससे, तो उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी है। लिमिट पढ़ लिए हो? यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू साइन पाई बाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यस सर। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 1 आएगा। दोनों का बना जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? यस सर। ठीक है। और कोई दिक्कत? हम्म। और किसी में दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं है। ठीक है। और एक चीज इन्फॉर्मेशन देना था कि जैसे कि आर बैच वालों में कल से सेमीकंडक्टर शुरू हो रहा है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स साथ साथ में होगा, क्योंकि मोस्टली जो है थियोरेटिकल ही है। तो कल तुम्हारे लोग कहीं क्लास पे, यानी कि 3:30 से जो रहता है क्लास, यानी कि उसी में आर बैच वाले भी साथ में करेंगे। और वीक में तुम लोग का 3 से 4 दिन वैसे मॉडर्न फिजिक्स वाला चलेगा और 3 दिन ये चलेगा। ठीक है। तो इस वीक सर का पहले तो सेमीकंडक्टर ना। हाँ, पहले सेमीकंडक्टर ही है। तो इस वीक में जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 दिन सेमीकंडक्टर है। और आज और फ्राइडे को भी शायद क्लास है, तो उस दिन मैग्नेटिज्म। उसके नेक्स्ट वीक से जो एक साथ लगेगा उसे समझ जाना है कि सेमीकंडक्टर है, जो अलग अलग है वो मैग्नेटिज्म है। ठीक है। यस सर। सर इस वीक बोले थे वो डाउट क्लास के लिए, वो लेंगे क्या? हाँ, देख तो रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, एक चीज और, तुम लोग का क्लास कब तक रहता है स्कूल का? सर 2:40। अच्छा, तो पहले पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा देख रहे डेली 3 से 5 6 बजे तक रहेगा ही, रात में नेटवर्क नहीं रहता है। ठीक है। तो आज देख लेते हैं, और फ्राइडे को जो क्लास है उसमें डिस्कशन ही कर लेंगे फिर। ठीक है, या फिर संडे को कर सकते हो सब।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, संडे सैटरडे को तो शायद टेस्ट है, और नहीं तो सैटरडे को भी करना चाहो तो सुबह में कर सकते हैं, स्कूल होगा। सर पता नहीं ठीक, जल्दी छोड़ देता है, उस दिन सैटरडे को प्रैक्टिकल खाली रहता है। पता नहीं छूटे नहीं छूटे, फिर शाम में तुम लोग का एग्जाम ही है, तो ठीक है संडे को ही, ठीक है संडे को। टाइमिंग क्या रख लें? शाम में, सुबह में इनऑर्गेनिक का क्लास है। ठीक है 4 बजे से, 4 से 5:30, इतना में तो हो जाना चाहिए। किसी को दिक्कत इसमें? No, sir. सर ठीक है, इस सैटरडे का पोर्शन क्या है? अभी तक तो बनाया नहीं है, पार्ट टेस्ट है ना शायद, यस सर। पार्ट पार्ट टेस्ट होगा तो वही करंट प्लस मैग्नेटिज्म जहां तक हो पाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे एच सी वर्मा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 35 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर था, यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने उसमें 2-3 तरह की चीजें देखे थे कि अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो क्या होगा, उसे बेंड कर देंगे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर रहा तो हम कैसे निकालेंगे, उसे ही सोलेनोइड बना दे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग देखे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग ये जान गए हैं कि हाँ भाई किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो ऐसा भी तो केस पॉसिबल है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर को ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होगा, मूव करेगा, या क्या होगा, तो उन सब चीज के बारे में। तो 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करा जाता था कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। इसी प्रिंसिपल के बेस्ड पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर भी देखा था कि मोटर में एक कॉइल था, उसे हम दो मैग्नेट्स के बीच में रखते थे, याद हो तो ऐसा कुछ फिगर बनता था, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में एक कॉइल रखते थे, इधर जो भी था इसमें करंट बहता था, तो इसमें जो है इस तरीके का इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता था। तो हम लोग बोलते थे कि इस रोटेशन को कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और हम लोग बहुत कुछ रोटेट कराने में इसे यूज कर लेते हैं, जैसे पंखा घुमाना हो, बाइक का पहिया घुमाना हो, तो उन सब जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट करा तो इस पे फोर्स लगा, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो वहां पे इतना ही जानना था कि हाँ भाई अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब वो कितना फोर्स लगता है, किधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो उन सब चीज का चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो उसे ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों फील्ड रहे तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आता है वो दिया जाता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, अब हम बोल सकते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये जो फोर्स है, ये जो हमें मिल रहा है ये इक्वेशन, ये हमें लॉरेंज इक्वेशन से मिलता है। ठीक है, लॉरेंज इक्वेशन यही कहता है कि कोई भी चार्ज
अगर किसी भी फील्ड मीडियम में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों मौजूद है उस पॉइंट पे, तो हम जो है उस पे फोर्स निकाल सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम Q इंटू ई लिखा करते थे, और ये जो है ये हमें मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे आया है, कहाँ से आया है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना है। डायरेक्ट ये इक्वेशन हमें पढ़ना है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इतना फोर्स लगना है। तो हम लोग जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में Q इंटू ई के बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जो है सेकेंड वाले पार्ट यानी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि क्यू वी क्रॉस बी के। यानी कि हियर अगर हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, तो ये आ रहा है क्यू वी क्रॉस। ठीक है, ये हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गया। अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि आएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ थीटा ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये जो है वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये जो मिल रहा है हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। पे ये फोर्स जो है डिपेंड करता है कौन कौन से टर्म, जो चार्ज कितना है, बॉडी जो है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है, उस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो रहना ही है, और एंगल दिख रहा है हमें कि एंगल क्या होगा। ठीक है, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे हम बोले कि फोर्स क्या लग रहा है, तो क्यू भी और साइन थीटा इन तीनों चीज पे डिपेंड करेगा। हम चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बोल ही रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो रहना जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें पहला पॉइंट कि ये जो फोर्स है हमारा ये जीरो कब हो सकता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, फोर्स की क्या बात करेंगे, इसलिए हम बी के यहाँ पे नहीं लिखते हैं, या फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी जीरो हो, ये बी जीरो ही है। मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा ही क्या, तो ये नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। सेकंड, चार्ज। दोनों के बीच में एंगल 0। हाँ हाँ, चार्ज जीरो हो। थर्ड, अगर चार्ज रेस्ट पे रहे, वेलोसिटी जीरो यानी कि चार्ज एट रेस्ट, यानी कि अगर रेस्ट में चार्ज है तब भी ये फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए चार्ज को मूव करना पड़ेगा, यानी किसी न किसी स्पीड से चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तब भी ये फोर्स लग सकता है। फोर्थ, अगर साइन थीटा जीरो हो जाए तब भी ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तब भी ये फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर या तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर वेलोसिटी वेक्टर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इस केसेस में हमें दिख रहा है कि ये जो फोर्स है जीरो हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल उसके पास चार्ज है, लेकिन अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में एकदम रेस्ट पे रखे हो, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा होगा, इट इज एट रेस्ट, देन वी कैन से दैट कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि अगर उसे हम रेस्ट पे रखे तो उसमें कोई मोशन नहीं आएगा, रेस्ट पे था रेस्ट पे ही रहेगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम ध्यान से देखें तो हमें ये जो फोर्स दिख रहा है ये दिख रहा है Q इंटू वी क्रॉस बी दिख रहा है। तो यहाँ से हमें अगर डायरेक्शन की बात करें
तो डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं, बोलो? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग आराम से इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी कि ये v वेक्टर है और इधर बोल देते हैं ये b वेक्टर है। तो हम जानते हैं v क्रॉस b करेंगे तो इधर की तरफ मिलेगा, ठीक है, और v क्रॉस b मिलेगा तो इधर मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिर्फ v क्रॉस b पे ही नहीं, ऑफ फोर्स हम v क्रॉस तो देखेंगे ही, पहला विल बी along v क्रॉस b, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन देख लेंगे। इफ q इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। सेकंड, अपोजिट टू v क्रॉस b इफ q इज नेगेटिव यानी लेस देन 0 हम बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम ये चीज पढ़े हैं कि अगर किसी भी वेक्टर में हम निगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ये फोर्स इधर है जब Q इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अगर Q निगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि इस V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इधर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा इफ Q इज निगेटिव। अगर चार्ज निगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ चार्ज को भी ध्यान में रखना है कभी भी अगर डायरेक्शन देखना हो तो, क्योंकि V क्रॉस B तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे, लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर में निगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। ये जो फोर्स है मैक्सिमम कब होगा? थीटा क्यूबी साइन थीटा है। ये मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? 90 होगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी अगर हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखें तो हमारा जो ये फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे वो मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से हम लिख सकते हैं F बाई क्यू भी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, यहाँ से हम आराम से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, यानी कि न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड है। कूलम को हम एम्पियर इनटू सेकंड लिख सकते हैं, तो ये हमें दिख रहा है न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। न्यूटन का पता है, एम्पियर पता है, ये नहीं लिखना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है। इसलिए इसी चीज को क्या बोलते हैं, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो फोर्स वाले को ही पकड़ेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है कि फोर्स का क्या होता है, mlt-2 डिवाइडेड बाई ए रहता है, ये एल है। सर गॉस भी होता है ना? हाँ ठीक है, तो mlt-2 al, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, a-1t-2 a रह जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसका हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक दिख रहा है कि हाँ नया वेक्टर नया फोर्स है, लेकिन जो भी कहानी है ये हमें वेक्टर वाले ही दिख रहा है। फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। बोल रहा है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो इतना दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। टेस्ला हमसे बोल रहा है कि फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल
कोई भी चार्ज पार्टिकल है in magnetic field, in this magnetic field, acceleration a is equal to है x I cap plus 2 j cap, then find the value of x. कोई एक चार्ज पार्टिकल हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है इतना फोर्स बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन जो लग रहा है इतना लग रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से फाइंड करके बताओ। आ गया पहला। बोलो। जगह इतना छोड़े हैं, इसका मतलब इतने में ही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक चीज सोचना है। आ गया। अरे Yes, sir. पहला आ गया, कितना आ रहा है? क्या करेंगे इसमें, किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है इस केस में। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम देख रहे हैं वेलोसिटी है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा ये भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3x प्लस 8 इजकल टू 0 मिल रहा है, यहाँ से x इजकल टू माइनस 8/3। क्वेश्चन में था क्या, तो बस इतना सोचना था कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होगा, बस। ठीक है, ये सवाल देखो, भले ही मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है लेकिन है किसका, वेक्टर का। ये क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो हमें दिख रहा है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी कितना हो। हिंट दे देते हैं, वेलोसिटी मान लो एक्स और वाई में है तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा। ठीक है, चार्ज दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स जो होगा क्यू बी क्रॉस बी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करके कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो।
इतना आ रहा है। अगर हम भी को इतना कुछ मान लेते हैं, फोर्स ये होता है हमने लिखा, तो हमें ये चीज मिल रहा है। थोड़ा सा इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप इज इक्वल टू, इन सबको हम इधर लेते आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 तो नीचे चला गया, तो यहाँ पे आई कैप प्लस 9/4 जे कैप इंटू 10⁻³ -12 हो जाएगा, प्लस 10 12 raised to यानी the कि power 2. 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, दो वेक्टर्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब LHS Equal होगा पैरेलल यानी कि हाँ। तो वी वाई हमें कितना दिख रहा है, 100 100 मीटर पर सेकेंड, एंड वी एक्स क्या दिख रहा है, तो माइनस 9 into 25. 9/4 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड है, 9 इंटू 25 minus 225 meter per second. माइनस 225 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर हम वेलोसिटी का कुछ वैल्यू दे दे, मैग्नेटिक फोर्स दे दे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें डायरेक्टली, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन, जैसे अगर वेक्टर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो Just पहला हम किस, हाँ circle. जरूरी नहीं है, सर्कल भी होगा, किस केस में होगा देखते हैं। केस 1, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर वेलोसिटी वेक्टर को हम एंटी पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि हम बोल रहे हैं थीटा 0 डिग्री हो या फिर थीटा 180 डिग्री हो, इस केस में क्या होगा, बोलो। लाइन के थ्रू ही पास करेगा. मतलब जिस जैसा फेंकेंगे वैसे ही सेम स्पीड से चलता जाएगा। Yes. हम प्लस चार्ज ही ले रहे हैं, इधर अगर हम भी स्पीड से फेंके होंगे तो इधर ही सेम लाइन पे भी स्पीड से चला जाएगा, क्योंकि इस केस में हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब फोर्स लग नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी जो रहता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, यानी कि पाथ हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इस केस में। क्लियर है। अगर हम इसको इधर फेंके हो या फिर इधर फेंके हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर फेंके हो तो उधर ही जाएगा, और इधर फेंके हो राइट साइड फेंके हो तो राइट साइड, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड, क्योंकि हम जब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड से या फिर एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में हमें दिख रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 0 है। अगर फोर्स 0 है तो हम जानते हैं कि जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से चलता जाएगा सेम स्पीड से ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, किसी स्पीड से चल रहा है तो स्पीड से चलता रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। चाहे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें पाथ क्या मिलेगा, स्ट्रेट पाथ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो केस फोर्स ही नहीं है तो ये केस बस ऐसे ही है। सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक हो, सर्कल बनेगा, हाँ इसमें क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. सर्कल बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, अगर हम यहाँ पे किसी एक चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ वेलोसिटी देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी इस प्लेन में है, तो हमें दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है।
अभी इस सिचुएशन पे देखे तो हमें फोर्स किधर की तरफ लगता हुआ दिखेगा, इधर। फोर्स इधर लग रहा है तो ये पार्टिकल उधर नहीं जाके इधर जाना चाहेगा। जब यहाँ पहुंचेगा, मान लेते हैं तो इधर वेलोसिटी है, इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो ऐसा ही चलता जाएगा और चलते चलते हमें क्या दिखेगा कि ऐसा ये पाथ फॉलो कर रहा है। ये इसका वेलोसिटी दिख रहा है और फोर्स जो है इधर की तरफ लगेगा। तो फोर्स जो है इसके पार्टिकुलर एक सेंटर की तरफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा रहेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अगर इस प्लेन में है फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही दिख रहा है और वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर। ऐसे मोशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो तो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है एंड स्पीड क्या होता है, सेम होता है। कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज होता है ना, और स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी भाई चेंज होगा। और ऐसे मोशन क्या नाम दिए थे, याद है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब ये उसका कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इस केस में सर्कुलर पाथ होगा। अब बात ये उठता है कि सर्कुलर पाथ है, स्पीड v से फेंके हैं, तो भाई सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस भी होगा। तो रेडियस क्या होगा, बता सकता है कोई? सर mv/qb। mv/qb कैसे? सर फोर्स को इक्वेट करके दोनों, सेंट्रीपिटल और मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है। हाँ, सर्कुलर अगर पाथ है तो हम ये जानते हैं कि फोर्स अलोंग सेंटर जो होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल के बराबर है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये तो हमें लिख रहा है क्या, क्यू भी बी साइन ऑफ 90 डिग्री इजकल टू, ये कितना आता है बताओ, mv/r। स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से तो साइन 91 ही है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिख रहा है हमें यहाँ से कि जो आर है वो mv/qb दिख रहा है, दिख रहा है सबको। साइन 91 है, एक भी से एक भी गया, आर को इधर लाए तो ऊपर mv/qb बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें रेडियस जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, mv/qb। mv को कुछ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम बाई क्यूबी लिख सकते हैं। मोमेंटम को एनर्जी के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। √2k। हाँ, और √2 के बस। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 √2ke। mv²। m से ऊपर मल्टीपल कर दिए तो p²/2m आएगा, तो p क्या आ जाएगा, √2km आएगा यस सर। क्यूबी, ठीक है। अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। और किसी चार्ज को अगर हम पोटेंशियल v से एक्सेलरेट करें तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, बोलो। qv। पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे q इंटू वी। तो अगर हम इतना से एक्सेलरेट किए होंगे तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। तो किसी चार्ज पार्टिकल के लिए जो कि अगर पोटेंशियल से डेल्टा वी यूज होता है, तो डेल्टा वी हमने लिख के भी लिख रहे हैं, तो वो हम एनर्जी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो √2qv/m/qv, ठीक है। q को करके नीचे अंडर रूट ला सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही छोड़। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। mv/qb
p बाई क्यू बी √2km/क्यूबी। ये वाला जो है मॉडर्न फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, घूम रहा है गोल गोल, तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या होता है। निकल के किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो कैसे क्या हो। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेडियस क्या होगा? जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे भी चेंज होगा, घटेगा तो भी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं उल्टा, सॉरी, बढ़ेगा तो घटेगा, इनवर्स का आ रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। तो मोस्टली केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका एक अलग ही इफेक्ट आता है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, एक लेक्चर के बाद आ जाएगा वो भी। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर रहा तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो मोस्टली हम लोग कांस्टेंट के लिए ही पढ़ेंगे। किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो Q और B, किसी मैग्नेटिक फील्ड B फिक्स, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए तो Q और M फिक्स। तो हम वेलोसिटी से दिख रहा है कि हमें कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को फिक्स रखे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं तो रेडियस जो है वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस फेंकेंगे सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेडियस m/q का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से जो भी प्रोपोर्शनलिटी होगा हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बनता है। कभी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को फेंकेंगे, सेम स्पीड से फेंकेंगे तो रेडियस बताओ, तो दोनों का दिख रहा है कि मास बाई चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। हो सकता है सिर्फ 2 प्रोटॉन्स को ही फेंक रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो क्या होगा, तो सब चीज हम लोग देख सकते हैं। यहाँ एक चीज दूसरा बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है ऐसा सर्कुलर मोशन v स्पीड से लगा रहा है, इसका रेडियस r है, तो ये पूरा कंप्लीट करने में इसका टाइम पीरियड क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन करने का टाइम जो होता है वही टाइम पीरियड होता है, तो इसे एक रिवॉल्यूशन करने में समय 2πm/क्यूबी 2πr/v होता है, होगा टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। r का वैल्यू अगर mv/क्यूबी रखते हैं तो ध्यान से देखो v भी कट जाएगा, ये हमें मिलेगा 2πm/क्यूबी। दिख रहा है सबको ये चीज मिल। अगर हम वही फ्रीक्वेंसी की बात करते तो ये 1/t होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं qb/2πm। अगर ये चीज है तो हम जानते हैं ओमेगा 2π/t होता है, या फिर 2πf लिखते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? QB/M। qb/m। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इन सब में, तो एक चीज हमें दिख रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन v और r। दिख रहा है कि कितने स्पीड से हम फेंके हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, हाँ टाइप ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, उसका चार्ज क्या है, मास क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितने स्पीड से फेंके उससे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो यहाँ ऊपर हमें दिख रहा है कि अगर हम चार्ज बाई मास रेशियो Q/m रेशियो एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखें, यानी QBM को कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि r/v कांस्टेंट ही रहेगा। इस वजह से हम लोग ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ भी हम r/v ही रखे हैं, ठीक है, तो r/v जो है हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. इतना में किसी को दिक्कत? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? क्या v² r लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल ओमेगा एक्सीलरेशन क्या स्क्वायर r होगा? भी हो सकता है ना? ω² r लिख सकते हैं, v² r ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लो आएगा यही।
केस 3 velocity angle between velocity vector and magnetic field is theta other than 0 डिग्री 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ये 3 केसेस के लिए हम लोग देखें तो इन छोड़ के और कोई एंगल रहा तो क्या होगा। जैसे ध्यान से देखें हम यहाँ पे, तो इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है फिगर में। हम किसी एक पार्टिकल को यहाँ पे जो चार्ज q है, मास m है, हम पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, इधर की तरफ किसी स्पीड v0 से फेंक दिए। ठीक है, तो हमें दिख रहा है दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी वेक्टर में। तो इस केस में क्या होगा, कैसा पाथ होगा, बता सकते हो? सोच के बताओ कैसा पाथ होना चाहिए। सर हेलिकल पैराबोलिक पाथ होगा। पैराबोलिक नहीं, ऐसे जाएगा क्या? नहीं, सर हेलिकल पाथ हेलिकल होगा। ध्यान से देखो, भी इधर है तो इसमें इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसे हम पैरेलल कंपोनेंट बोल रहे हैं, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, दिख रहा है। और एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा जो हम भी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम बोल रहे हैं वी नॉट साइन ऑफ थीटा। अब ऊपर वाले दोनों केसेस को पढ़ो। जब भी हमें ऐसा कुछ सिचुएशन मिलता है कि दो डायरेक्शन हो जाए तो हम लोग ऐसा ही सॉल्व करते हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन लेकर। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक्स को अलग वाई को अलग करके फिर पढ़ते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम किसी एंगल पे फेंके हैं तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के दो वेक्टर्स ले लिए, दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक जो कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऊपर वाले दोनों नॉलेज को हम कंसिडर करें, याद करें, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये क्या फोर्स लगेगा? नहीं फोर्स लगाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स अगर हम देखें तो ड्यू टू भी परपेंडिकुलर क्या लगेगा? भी पैरेलल 0 एंड ड्यू टू भी परपेंडिकुलर, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा? बोलो। वी साइन थीटा। सर क्यू भी परपेंडिकुलर भी इनटू बी। भी यहाँ पे क्यू बी इंटू भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यस सर। क्यू भी साइन थीटा, फॉर्मूला से भी वही चीज आता था। तो हमें जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है तो हमें क्या दिख रहा है कि भी परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यही होगा। सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होगा, तो रेडियस जो बनेगा एम बी परपेंडिकुलर यानी एम बी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी बनेगा, यानी कि रेडियस बनेगा। यानी कि यहाँ पे हम सोचते कि अगर ऐसा है, यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट है, अगर सिर्फ ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता तो ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसा गोल गोल घूम रहा होता। ठीक है, लेकिन हम इसमें साथ साथ इधर भी एक वेलोसिटी दे दिए हैं, तो क्या करेगा? ध्यान से देखें तो ये आगे बढ़ता जाएगा। टाइम के साथ हमें क्या दिखेगा कि ये आगे भी बढ़ता जाएगा, यानी गोल तो घूम ही रहा है, आगे भी बढ़ेगा। आगे किस स्पीड से बढ़ेगा? तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो इसका जो ऐसा पाथ बन रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, जो अपने टिप टॉप पेन का स्प्रिंग निकाल लो, तो स्प्रिंग के एंड को पकड़ो और उसके हाथ को घुमाते जाओ, तो हमें कैसा शेप मिलता है, वैसा ही ये भी शेप। बात समझ आ रहा है? ठीक है, जो हम लोग टिप टॉप पेन होता है उसमें स्प्रिंग लगा होता है, उससे अगर हम पकड़े, एक एंड को पकड़े और हाथ को घुमाते जाए तो हमें दिखता है कि हाथ गोल गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है।
तो वैसा ही पाथ यहाँ पे होगा कि ये गोल गोल भी घूम रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। डीएनए का गोल गोल डबल होता है, हाँ क्या डीएनए में डबल हेलिकल पार्ट होता है, किसमें? डीएनए में। हाँ वैसा ही कुछ शेप होता है, तो उसमें तो कुछ अजीब टाइप का बनाया जाता है। चलो छोड़ो वो हटाओ डीएनए में। यहाँ पे बात समझ आया? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो गोल 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 घुमाने यानी कि सर्कुलर पाथ में घुमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रेडियस अगर पूछा जाए कहीं भी तो हम क्या बोलेंगे? एम वी नॉट बाई साइन थीटा बाई क्यूबी के रेडियस में ये घूम रहा होगा और आगे बढ़ रहा होगा। आगे कितने स्पीड से बढ़ रहा है? तो ये हमें दिख रहा है कि वी नॉट कॉस ऑफ थीटा से बढ़ रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन करने में हमें दिख रहा है कि एक रिवॉल्यूशन करने में ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिस्टेंस कर बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पिच। पिच यानी कि डिस्टेंस कवर्ड along magnetic field in one time period। ठीक है, एक टाइम पीरियड में वो कितना आगे बढ़ा उस चीज को हम लोग बोलते हैं पिच, क्योंकि गोल गोल घूम तो रहा है साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम पिच की बात करें तो पीएच कितना हो सकता है? तो पीएच होने के लिए एक टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा? टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, तो 2 पाई m/क्यूबी ही होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इंटू भी पैरेलल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 पाई m/क्यूबी इंटू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें पिच मिला। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी और एंगल पे फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो पाथ जो होगा वो हेलिकल पाथ कहलाएगा। हेलिकल पाथ यानी कि वो सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, नहीं कि जो एक्सिस है उसके तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि हेलिकल पाथ है। हेलिकल पाथ में तो इसमें हमें दो चीजें पूछी जाएंगी, आर और पिच। तो हमें दिख रहा है आर जो होगा सिर्फ परपेंडिकुलर की वजह से होगा, पिच जो होगा वो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो पिच हम लोग बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है। तो एक टाइम पीरियड हम जानते हैं कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो 2 पाई m/क्यूबी चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और उसका मास इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कितना ही आना है, तो उसमें हम वेलोसिटी पैरेलल से मल्टीपल कर दिए तो हमारा ये पिच आ गया। किसी को इतना में तकलीफ नहीं है? लो सर। ठीक है, फिर तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखते हैं। बोल रहे हैं दो पार्टिकल्स है एक्स एंड वाई, बोथ हैव सेम चार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और चार्ज सेम है। इफ इंटर्स in magnetic field perpendicularly, then radius is r1 and r2। find m1 by m2 यानी मास रेशियो फाइंड करना है। सर R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है,
सिंपल सा है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। आर हम लोग जानते हैं Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2km बाई क्या था क्यूबी। यहाँ पे चार्ज मास और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अच्छा के कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम दिख रहा है। तो R1/R2 अगर लिखेंगे तो ये अंडर रूट M1/M2 आ जाएगा। हमें M1/M2 निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे तो R1/R2 का स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास चार पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमने इसमें सेम स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, सेम स्पीड यानी कि v स्पीड से हमने तो फेंका तो हमें चार पाथ मिल रहा है। एक तो ऐसा गया, दूसरा कुछ ऐसा आया, ठीक है थोड़ा, ठीक है, तीसरा जो है ऐसा कुछ है और चौथा जो है ऐसा है। ठीक है, तो हम नामकरण कर रहे हैं ए बी सी एम। तो ए किस पार्टिकल के लिए होगा, बी किस पार्टिकल के लिए होगा, सी और डी किस पार्टिकल के लिए होगा, हमें बताना है। मतलब यही चार पार्टिकल है, बी अल्फा पार्टिकल, सी न्यूट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबका आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सी विदाउट डेविएशन जा रहा है, तो सी विदाउट डेविएशन जा रहा है यानी कि इस पे चार्ज नहीं है, तो ये हमें न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली। वी क्रॉस बी अगर हम देखते हैं तो हमारा लेफ्ट में आना चाहिए, डी के लिए राइट में है तो ये निगेटिव होगा, तो ये हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दो चीज पता चल। अब ए और बी अल्फा सर पार्टिकल और आपका एक वॉइस नहीं प्रोटॉन। आ रहा है क्लियर। यस सर। हेलो, अभी भी कट ही रहा है। नहीं सर, अब ठीक नो है। सर। ठीक है, ये सी और डी का सबको क्लियर है, कोई है जिसको नहीं दिक्कत है? सी विदाउट डेविएटेड जा रहा है यानी कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि चार्ज जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है। डी जो है वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि उस पर चार्ज निगेटिव होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन। बच गया दो, ए एंड बी। तो एक तो अल्फा होगा, एक प्रोटॉन होगा, ये हम बात समझ गए, लेकिन कौन अल्फा कौन प्रोटॉन? तो आर इक्वल टू होता है एम बी बाई क्यू बी। भी और बी से मैं भी बाई बी जो है सेम है, बी तो यहाँ अल्फा से हम होगा। देख लेते हैं। तो ये क्या है, एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसका एम बाई क्यू ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है कि बी का रेडियस ज्यादा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखते हैं, एमपी, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ई। ठीक है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 mp, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स। तो m बाई क्यू का रेशियो किसका ज्यादा दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से डबल दिख रहा है, तो b जो होगा वो अल्फा पार्टिकल होगा और a जो होगा ये प्रोटॉन। तो हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब पे। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा एक रीजन दे रखा है, इस रीजन के राइट साइड में ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से, Q है, मास M है,
इसे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दिए, यानी कि यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से एंगल थीटा बना के अंदर किस स्पीड v0 से हम फेंक दिए। हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एंगल with which it comes out from रीजन 2। इसे बोल रहे हैं रीजन 1, इसे बोल रहे हैं रीजन 2। सर्कुलर है तो घूम फिर के क्या होगा, फिर से रीजन में 1 में आएगा, तो कितने एंगल पे आएगा ये हमें फाइंड करना है। सेकंड, टाइम स्पेंट इन रीजन 2। ठीक है, ये हमें पता करना है। पहला है कि हम उसे ऐसे फेंक दिए तो किस स्पीड से बाहर आएगा और कितने एंगल से बाहर आएगा। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि वो बाहर आएगा या नहीं। बोलो, आएगा या नहीं? सर आएगा। तो फिर कितने से आएगा वो बताना है। इसका सेंटर कहाँ होगा बता सकते हैं क्या? सेंटर या वेलोसिटी से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे इधर ही किसी लाइन पे होना चाहिए, और इस रीजन में तो ऐसे सर्कुलर पाथ करेगा। यस सर। सर्कुलर बनता है, यानी कि यहाँ से हमें फिर से इधर स्पीड से निकलता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें दिख जाएगा कि इस दोनों पे अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इस दोनों पे हमें दिखेगा कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये अगर v0 स्पीड से गया है तो कितने स्पीड से बाहर आएगा ये बता सकते हो? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो क्या ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा? नहीं नो करेगा, सर। तो सेम स्पीड से बाहर आएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो ये उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो हम पहला वो तो निकल गया, एंगल देखते हैं। ये एंगल थीटा, सर थीटा ही होगा। थीटा ही होगा। अगर ध्यान से दें यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये 90 दिख रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमें थीटा ही दिख रहा है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमें फिर से थीटा, यानी कि पहला का आंसर होगा विथ सेम स्पीड एंड एट सेम एंगल। ठीक है, ध्यान रहे कि हम यहाँ पे एंगल दोनों केसेस में वर्टिकल लाइन से ही लिए हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से भी दे सकता है, तो अपना ध्यान रखना है कि किस लाइन सर से यहाँ एंगल दे रहे हैं। हाँ सर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही। सर तो मतलब वही थीटा निकालने के लिए। तो एनर्जी जानते हो क्या, कैसे करोगे बताओ? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। थीटा निकालने के लिए मतलब नहीं समझे हम। सर जिससे वो बाहर निकल रहा है रीजन 2 से रीजन 1 के में आ रहा हाँ है। कर सकते हैं, तो वर्टिकल ही करेंगे तो हर जगह पर तो डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है। कंजर्वेटिव फील्ड है, एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है यस यहाँ सर। पे।
सर लेकिन ये सब क्वेश्चन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में करा सकते हैं ना, क्योंकि हाँ वो करा कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हाँ हाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड माइनस ऑफ डेल्टा यू हो सकता है। हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स के कारण जो वर्क डन है 0 है, तो ये बात तो लिखा ही नहीं। ठीक है, एक बात चलो ऊपर लिख ही देते हैं। कहाँ गया? सर सेकंड पार्ट का आंसर 2m थीटा बाई क्यूब ही होगा। ऐसा ही कुछ आएगा। यहाँ पे एक चीज देखते हैं। कहाँ गया? इसमें एक पॉइंट लिख लो, ठीक है, जगह हो तो। यहाँ से हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर टू वी है, दिख रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन जो होता है फोर्स के कारण वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 बोल सकते हैं। वर्क डन 0 यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज है। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम कितना देर अंदर रहेगा, तो कैसे बता सकते हैं, बताओ कैसे निकाले सर अभी? हाँ सर 2 पाई r रेडियस के लिए जो हम लोग पहले टाइम पीरियड निकाले थे 2 पाई m बाई क्यूब ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को r इंटू 2 थीटा के लिए निकाल लेंगे वैसे। ठीक है, इतना आ रहा था। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आर थीटा के लिए क्या आ जाएगा? 2 पाई की जगह थीटा आ जाएगा, आएगा? ध्यान से देखो तो। यस सर। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड टाइम होगा। सर इंटू 2 ना, 2 क्यों? तो पूरा हम लोग पूरा r कवर कर रहे हैं तो 2 थीटा होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एंगल थीटा बन 2 थीटा बन रहा है। ठीक है, 2 थीटा के लिए 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो सेंटर पे एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो ये लेंथ जो होगा वो r इंटू 2 थीटा होगा। क्लियर है? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इसी एंगल क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता, तो वहां पे फिर कैसे बनाते? डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता तो फिर क्या करते वहां पे? फोर्स जो लगता है वो कैसा लगता? वेरिएबल लगता। यस सर। तो उसके लिए जो पाथ होता वो सर्कुलर नहीं रह जाता। सर तो उस केस में ये भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि बाहर निकलेगा पार्टिकल की नहीं। हाँ, तो देखना पड़ेगा ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर जा रहा है। ठीक है, तो यस ज्यादा सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारे लिए। सर उसको भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा कि उसमें फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? वेरिंग होगा। यस सर। कांस्टेंट तो नहीं लगाएंगे। यस सर। ठीक है, और परपेंडिकुलर सर टू मैग्नेटिक फ्लक्स का वेलोसिटी हो। कॉन्सेप्ट वही आता है ना, मतलब वैरिंग वाला में ना। नहीं, उसमें भी कांस्टेंट से ही काम चला लेते हैं। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तब पढ़ते हैं जब हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम ही पढ़ना है हमें। ठीक है, यानी कि मान के चलो कि 2 लेक्चर तक ही बस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा है। एक तो वही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उस चीज के बारे में। और दूसरा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, यस सर। तेजी हो गया। इसी भी बेस्ड एक और क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ऐसा 2 लाइन है, इसी रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ इसी रीजन में है, ये डी दे रखा है।
हम यहाँ एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दे रहे हैं वी नॉट स्पीड से, मास m है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, यानी कि ऐसा हम फेंक रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन पता है क्या होता है? यस सर। अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, डेविएशन डेल्टा। इफ फर्स्ट 4 केसेस दे रहे हैं, r इज लेस देन d हो, फिर r रेडियस जो फॉर्म हो रहा है वो है, सेकेंड r अप्रोक्सीमेटली लेस देन d हो, मतलब कि थोड़ा सा जस्ट टच कर रहा हो, ठीक है। और थर्ड r जो हो ग्रेटर देन d हो, तो क्या होगा तीनों केस के लिए? सर आर और डी इक्वल नहीं हो सकता। r d इक्वल हो सकता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा अभी देख लेंगे। ये वाला केस हम करें कि r जो जस्ट बराबर हो रहा है, यानी कि r d से बड़ा ही है, ठीक है, नहीं जस्ट ऐसा ग्रेटर ही समझो, लेकिन बराबर थोड़ा सा कम रहेगा, तब तो पहला वाला केस ही हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो सोचो तो। पहला में कितना आ रहा है? बोलो। सर 5/2। पहला में π/2। देखो यहाँ से ध्यान से, अगर r जो है ग्रेटर देन d है, तो ये ऐसा पाथ आएगा, इधर चला जाएगा, यही r होगा, लेस देन है, यही होगा। यस सर। यस हम लोग सर। जानते हैं जितने एंगल पे फेंके, यानी कि इधर जा रहा था, लेकिन अब जा किधर रहा, इधर, तो डेविएट कितना हुआ? 180 180 डिग्री। 5। बाई। पाई। ठीक है, तो पहला में रहा है पाई, सेकेंड ठीक है। अब समझ में आया कि हम r इजकल टू d क्यों नहीं करे, ठीक है, अगर जस्ट इक्वल हम कर रहे हैं ताकि लिमिटेशन कंडीशन लगा सके। अगर ऐसा हम फेंके हैं, ये पाथ ऐसा गया और जाके अगर ये r ऐसा टच करके घूम गया, तो फिर से तो पाई ही रहेगा, लेकिन अगर हम टच करके, जैसे हम बोल रहे हैं जस्ट ग्रेटर रहता है, ऐसा बाहर की तरफ निकल जाएगा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो इसीलिए हम बोले कि r जो है जस्ट मतलब इक्वल ले रहे हैं, लेकिन r को थोड़ा सा ज्यादा। तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि भी इधर जा रहा था, इधर से इधर जाने लगा, तो डेविएशन कितना का होगा? 5/2। 5/2। ठीक है, वही बोलते कि r पाई अगर बाई जरा थोड़ा सा कम होगा ना। सर क्या, टेंडिंग टू π/2 होना चाहिए ना। यस सर। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली कहीं बात कर रहे हैं, तो लगभग कहीं है, ठीक है। वही अगर हम r d से थोड़ा भी छोटा मानते थे, घूम के वापस आ जाता, यस सर। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है लिमिटिंग केस में। थर्ड, r ग्रेटर है, उस केस में क्या होगा? गया था एग्जैक्टली यहाँ, π/2। हाँ π/2। नहीं, इधर जाएगा ना, ये π/2 थोड़े होगा। यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो एंगल थीटा बनेगा, ये लेंथ d है। अच्छा ध्यान से देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, इधर ही कहीं इसका सेंटर होगा, इधर कहीं इसका सेंटर होगा, यस सर। ठीक है। अगर हम सेंटर से ऐसा लाइन इस पे ड्रॉ करें, तो ये भी इसका परपेंडिकुलर, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ऐसा अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमें d दिख रहा है, ये थीटा, ये 90 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हमें थीटा दिख रहा है, थीटा ही फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर साइन थीटा हमें दिख रहा है क्या चीज, बताओ?
डी बाय आर। डी बाई आर। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स डी बाय डी आर। बाई आर। ये हमारा डेविएशन, एंगल डेविएशन होगा। तो डेविएशन हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स डी। आर का वैल्यू एम भी बाई क्यू बी। ठीक है। तो ये चीज है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। सर तो अगर रेडियस डी से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या अगर रेडियस रेडियस, डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा एंगल। हाँ तो 0 ही लगभग रहेगा। मान लेते हैं करो यही ना, इतना दूरी यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, लगभग सीधा ही निकल जाएगा। रेडियस डी से बहुत ज्यादा होने का मतलब यही ना हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो बहुत कम दूरी में है। यस सर। तो थीटा क्या रहेगा, लगेगा कि सीधा ही निकल गया है। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू 0 आएगा उस केस में। सर यहाँ पे इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते दोनों पॉइंट पे, एंटरिंग और एग्जिट पे? एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे बताओ तुम ही, सर उससे क्या फायदा हॉरिजॉन्टल मिलेगा। कंपोनेंट होगा। एनर्जी में कंपोनेंट क्यों लेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी इसके पास जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम भी स्क्वायर लिखते हैं, उसमें कंपोनेंट लेते हैं क्या, बोलो। और कोई फोर्सेस है नहीं, तो इस फोर्स का वर्क 0 ही होगा, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही फाइनल, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। यस सर। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसी पे बेस नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर किसी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर केसेस ही करेंगे। तो कैसा पाथ होगा, क्या फोर्सेस लगेगा। फोर्स तो हम लोग जानते हैं क्यूई प्लस क्यू वी क्रॉस पी लगेगा। उसके बाद अगर कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग पुट कर दें तो कितना फोर्स लगेगा, तो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट कल क्लास की में जो क्लास में होमवर्क दिए थे उसका डिस्कशन हो गया था। नहीं, डिस्कशन कहाँ हुआ है। तो उसका कर सकते हैं कल। कल तो सेमीकंडक्टर होगा ना तुम लोग का। ओके। ठीक है, तो उसे फ्राइडे को नहीं तो कर लेंगे। सर तो दोनों चैप्टर का फ्राइडे को ही। हाँ, और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2:40 तक तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 बजे से कर सकते थे, छोड़ो फिर। ठीक है, उसी दिन कर लेंगे, नहीं तो तो फिर स्कूल का संडे वैसे को कोई बोले दिक्कत ना। नहीं है, मतलब मेरा तो क्लासेस कभी भी मतलब रख सकते हैं। और लोग का भी है ना, बोल रहे हैं 2:40 तक अद्वै का साथ क्लास है। नहीं सर मेरा ठीक 12 है, बजे तक। अटेंडेंस से बनाना। नहीं तो वही, मतलब 1:30 बजे से क्लास रखे किसी दिन तो कोई दिक्कत है। नो सर। नो सर। ठीक है, तो डिस्कशन क्लास का किसी दिन देखते हैं, 1:30 बजे से ही रख लेंगे संडे की जगह। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, तो कल सेमीकंडक्टर होगा, उससे अलग से नोट्स बनाना। ठीक है, मतलब कहीं भी, यस सर। और मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना से हो जाएगा।